नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज 2 अप्रैल है और आज का दूसरा वीडियो होगा ये। कल मैंने रिवीजन के लिए एक पहला वीडियो डाला था 70 बीपीएससी मेंस को लेकर के, आज उसी का दूसरा वीडियो होगा ये। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, बिल्कुल समय को बर्बाद नहीं करते हुए बिल्कुल शुरुआत कर लेते हैं वीडियो का। कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो बिहार में जातिवाद की समस्या और राजनीति, यानी कि बिहार स्पेशल के ऐसे टॉपिक जिनसे सवालों की गारंटी होती है, हर दूसरे सवाल पूछा जाता है, उसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिहार में जातिवाद की समस्या और राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिहार में उद्योगों की स्थिति, बिहार में एग्रीकल्चर, बिहार में खाना बोर्ड, बिहार में 7 निश्चय योजना, बिहार में गठबंधन की सरकार। आज मैंने गठबंधन की सरकार से एक सवाल भी दिया है बच्चों को लिखने के लिए। बिहार में महिला सशक्तिकरण, बिहार बजट सहित पढ़ेंगे हम लोग। बिहार में ई गवर्नमेंट के लिए प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं, समस्या क्या है, समाधान क्या है, चुनौतियाँ क्या है। वर्तमान बिहार में मौजूद खनिज संसाधन, इसका बिहार की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इतने सारे टॉपिक मुझे पढ़ाने हैं आज और आपको पढ़ने हैं, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिएगा और पढ़ाई को एंजॉय करना सीखिए। आपने जिस चीज़ के लिए डूब करके पढ़ा था, पीटी की तैयारी की थी और कि पीटी पास करके मेंस देंगे, दरअसल उसी का एग्जामिनेशन है मेंस एग्जामिनेशन। तो हेडेक और टेंशन, तनाव हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी आ रही, कृपया करके ये सब वोकैबुलरी में आपके शब्द नहीं होने चाहिए, इन सब को दूर रखिए। जो आप चाह रहे थे वही चीज़ हो रहा है, मेंस दे रहे हैं, बहुत ही लकी है, मेहनती हैं आप लोग, उसको एंजॉय कीजिएगा। टेंशन लेंगे तो भूलेंगे चीज़ों को। ओके, चलिए शुरू करते। देखिए पहला टॉपिक, एक छोटा सा चीज़ और मैं बता देता हूँ। कई सारे बच्चे पूछते कि लास्ट समय में क्या क्या करना चाहिए। तो लास्ट समय में मैंने आपको समझाया था कि मार्केट में जितने मौजूद टेस्ट सीरीज हैं आप उनको उठाइए। उनको लगाना नहीं है बैठ करके 3-3 घंटा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप रोज़ 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा प्रैक्टिस कीजिए लिखने का, लेकिन टेस्ट सीरीज को बैठ करके देखिए, हर सवाल से गुजर जाइए, हर सवाल को पढ़ लीजिए एक बार। कुछ नहीं तो उसका सॉल्यूशन ही पढ़ लिया, उस टॉपिक को ही पढ़ लिया, तो टेस्ट सीरीज आपका इस तरह से तैयारी को कंप्लीट कर सकता है। बाकी लॉन्ग फॉर्मेट एक्शन के लिए PYQ, लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन के लिए PYQ, लॉन्ग फॉर्मेट के लिए PYQ, जितने सवालों का हो 10 साल 20 साल सब पढ़ जाना है। पहला टॉपिक क्या है, बिहार में जातिवाद की समस्या और राजनीति पर विस्तृत नोट्स है ये आपके बीपीएससी के लिए। बिहार भारत के उन राज्यों में है जहां जातिवाद सामाजिक राजनीतिक संरचना का एक अभिन्न अंग रहा है। सबसे बड़ा आरोप जो हम बिहारियों पर लगता है कि जातिवाद है अपने यहाँ, सब जगहों पर है। पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जातिवाद जड़ से बैठी हुई है, बस आरोप पर हम पर लगता है। आप कभी पहाड़ी रीजन में जाइए, उत्तराखंड और हिमाचल में, अपने बिहार में एक गांव में एक से अधिक जाति के लोग रहते हैं, लेकिन पहाड़ी एरिया में एक जाति के लोग एक ही गांव में रहते हैं, बाकी जाति को उस गांव में रहने ही नहीं देते हैं। अगर ये पहाड़ है तो यहाँ पर ब्राह्मण रहते हैं, उससे नीचे राजपूत, फिर उससे नीचे वैश्य और उससे नीचे वाली जातियाँ रहती है। ये है पहाड़ का स्ट्रक्चर रहने का। तो केवल हम ही क्या है जातिवादी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, सभी जगहों पर मौजूद है, अपने यहाँ पर भी मौजूद है। लेकिन साथ ही जातिगत भेदभाव इसके राजनीति पर प्रभाव के कारण भी चर्चा में रहा है। बिहार में जातिवाद न केवल सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि राजनीतिक दलों के राजनीति, मतदाता व्यवहार, हर चीज़ पर यह प्रभाव डालता है। इसी को हम लोग डिटेल में समझेंगे। क्या है समस्या, क्या है बिहार में जातिवाद का समस्या, कैसे बना हुआ है, किस प्रकार से है ये। तो प्राचीन काल से इसकी जड़ें जमी हुई हैं। वैदिक वर्ण व्यवस्था का आधार पर समाज विभाजन हुआ और ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान और भी ज़्यादा गहराता गया। फिर सामंतीवाद का प्रभाव देखते हैं हम, जमींदारी प्रथा देखते हैं, उस दौरान ये क्या हो गया, और भी ज़्यादा बढ़ गया। हमें इतिहास में नहीं जाना है, क्योंकि सवाल क्या पूछा जाता है, बिहार में जातिवाद का स्वरूप क्या है, आपसे सवाल पूछेगा, बीपीएससी में पूछा गया, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ मैं। ये स्वरूप क्या है, इसका राजनीति पर क्या प्रभाव है, बिहार के पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछा जाता है। सामाजिक संरचना क्या है बिहार में, जो कास्ट सेंसस हुआ था उसके अनुसार से उच्च जातियाँ बिहार में 15 से 20% हैं। मध्यवर्ती जातियों ओबीसी का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग में 30 से 35% हैं। निम्न जातियां 15 से 20% हो गए, आदिवासी वगैरह और एससी समुदाय 17% हो गए। तो कुल मिलाकर 85% जो हैं ये जनरल कास्ट नहीं है, अदर देन जनरल हैं। इसमें ओबीसी, एससी, एसटी सभी आते हैं, और 15% आबादी जो है वो जनरल वर्ग से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं। लेकिन संसाधनों पर, सरकारी नौकरियों पर और अच्छे पोस्ट पर, उद्योग धंधों पर जनरल वर्ग का दबदबा है बिहार में, जिसके कारण से राजनीतिक असमानताएं, सामाजिक असमानताएं जन्म लेती हैं। जातिवाद के प्रभाव क्या पड़ते हैं गुरु? सामाजिक स्तर पर शिक्षा, विवाह, रोजगार में जातिगत भेदभाव आम है। निचली जातियों को सामाजिक बहिष्कार और हिंसा का सामना करना पड़ता है। क्या हम ये हवा में बात कर देंगे? नहीं, यहीं पर रुक जाइए, यहीं पर
पर आपको एनसीआरबी का डेटा एक चिपका देना है कि एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग बिहार में जातिवाद क्राइम जो है वो देखा जाता है। बस इतना भी लिख देंगे आप कि एनसीआरबी, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी बिहार में कास्ट बेस्ड क्राइम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप इतना भी लिख देंगे, अगर आंकड़ा नहीं भी याद रहता है तो भी आपका काम बन जाएगा। आर्थिक स्तर पर ऊंची जातियों की भूमि और संसाधनों प्रभुत्व हासिल है, जो मैंने पहले ही बोला है, और निचली जातियां जो है गरीबी और शोषण का शिकार कई बार बनती हैं। राजनीतिक स्तर पर जाति आधारित वोट बैंक और राजनीतिक गोलबंदी ने बिहार की राजनीति को काफ़ी बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। अब जरा हम राजनीति और जातिवाद के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। कई सारे पार्टियों के नाम आएंगे, नेताओं के नाम आएंगे, लेकिन कृपया करके ऑफेंड ना हो उस चीज़ को लेकर। हम बस पढ़ाई कर रहे हैं, आपको ये ना लगे कि मैं किसी राजनेता को निशाना बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस आपको पढ़ा रहा हूँ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में कांग्रेस का प्रभाव रहा है। बिहार क्या, पूरे देश में ही रहा है, लेकिन जातिगत समीकरण भी सक्रिय रहे। बिहार के नेता जैसे राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण ने सामाजिक सुधार की बात की, पर जातिवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन और आपातकाल के बाद बिहार में गैर कांग्रेसी दलों का उदय हुआ। बिहार में नहीं, दरअसल में देश के अलग अलग हिस्सों में गैर कांग्रेसी दल, जिनको क्षेत्रीय पार्टियां कहा जाता है, उनका उदय देखते हैं हम लोग। देश स्तर पर जनसंघ बनी कांग्रेस के पैरेलल में, वहीं राज्यों में अलग अलग पार्टियों का उदय होता है। जनता दल बनी, जनता दल से अलग अलग पार्टियां टूट टूट कर बनी, जैसे बिहार में आरजेडी बनी, जदयू बनी, लोक जनशक्ति पार्टी बनी। मैक्सिमम ये जो पार्टियां थी ये जाति के आधार पर ही बनाई गई थी। उसी प्रकार से आपको कहाँ पर दिखेगा, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में आपको सपा दिखेगा, बसपा जैसी पार्टियां दिखेंगी जो जातिवाद के आधार पर बनाई गई थी। तो क्षेत्रीय राजनीति का जो उदय होता है उत्तर भारत में, उसमें जाति का सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। मंडल आयोग और इसका प्रभाव, 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने से बिहार में ओबीसी पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक शक्ति बढ़ी। लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं ने यादव और अन्य मध्यवर्ती जातियों को संगठित किया और उन्होंने सामाजिक न्याय, क्या बोला जाता है उसको, सोशल जस्टिस का नारा दिया। कभी आपने सुना है कि किसी एससी वर्ग ने बोला है कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स होती है? आप चौंक गए होंगे। कभी आपने सुना है किसी एसटी वर्ग ने बोला है कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स होती है? उच्च वर्ग के जो लोग हैं, हमें लगता है कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स है। अगर आप दूसरी तरफ से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स है। सोचा कीजिए, दूसरे के दिमाग से भी ऐसा थोड़ी ना होता है कि अपना जो दिख रहा है वही सच होता है। कास्ट पॉलिटिक्स हम कह देते हैं कई बार, लेकिन जो सामने वाले पक्ष है उसके लिए हो सकता है कि वो सामाजिक न्याय का हो। क्यों न अपने कास्ट के वो नेताओं को वोट दे, जब दूसरे कास्ट के नेता आज तक उनसे बैठ करके उनके समक्ष खाना तक नहीं खाते, उनके हाथ का पानी भी नहीं पीते हैं। तो ये भी दूसरा पक्ष है। समझिएगा, चीज़ों को ब्रॉड व्यू में समझिएगा। इसमें ऊंची जाति निचली जातियों के बीच टकराव बढ़ा, कमंडल बनाम मंडल की राजनीति आई। जब उन्होंने मंडल ओबीसी को भी डिवाइड करने की बात की, तब यहाँ पर क्या आया कि भाई हिंदू धर्म के से संबंधित है हम लोग, यानी कि कमंडल, हिंदू धर्म में सारी जातियाँ एक ही होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि ओबीसी अलग है और जनरल कास्ट अलग है, एससी एसटी अलग है। तो इन्होंने बोला कि हम सब हिंदू हैं, हम सब एक हैं। इसी को मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स कही जाती है। कृपया आंसर में इसका चर्चा कर सकते हैं। नेता काम नाम भले ना लिखें आप, लेकिन इसका चर्चा कर सकते हैं। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य क्या है? वर्तमान में जदयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी पर जोर है। सुशासन विकास की जातिगत संतुलन की कोशिश करते हैं नीतीश कुमार, जिसमें वो कुर्मी और कोयरी और अति पिछड़ा ईबीसी पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का आधार यादव और मुस्लिम समीकरण है। निचली जातियों को भी लुभाने की रणनीति रही है। भाजपा में आपको पता है अपर कास्ट से लेकर और ओबीसी में वो लोग पैठ बनाते हैं और ईबीसी में पैठ बनाने की कोशिश करते हैं। बिहार में ये चीज़ भी देखने को मिलेगा आपको। चुनावी समीकरण, बिहार में हर चुनाव में जातिगत गणित महत्वपूर्ण होता है। वोट बैंक की अवधारणा यहाँ पर सबसे पहले मजबूत हुई थी। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि क्या हम इसी प्रकार से खुलेआम पार्टियों के नाम लिखें, नेताओं के नाम लिखें? नहीं, आप लिख सकते हैं इसकी जगह पर एक पार्टी ओबीसी और ईबीसी की राजनीति करती है, तो वहीं पर दूसरी पार्टी ओबीसी और मुस्लिम की राजनीति करती है। तीसरी पार्टी जनरल वर्ग के साथ ईबीसी और ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश करती है। इसके कारण से राजनीतिक स्तर पर जातिगत विभेद क्रिएट होता है, जातिगत विभाजन क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है तो पॉलिटिकल जो संघर्ष है वो जाति के स्तर पर भी देखी जाती है। समाज में कहीं न कहीं कास्ट पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिलता है। जाति आधारित आरक्षण के बाद विवाद और भी ज़्यादा बढ़ा है। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन बनाती है, जबकि निचली जातियां इसे सामाजिक न्याय का हथियार मानती हैं। जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है वो क्या मानती इनको कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ। वहीं पर जिनको आरक्षण मिलता है वो क्या बोलती हैं कि सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस का हथियार है ये,
हमारे पास हजार सालों से हम शोषण के शिकार रहे हैं, तो हमारे पास एक ही मौका होता है सरकारी जॉब पाने का, समाज में अपनी स्थिति को मजबूत करने का। तो उसमें हमें सहूलियत तो देना ही पड़ेगा, तभी जाके समाज में समानता को स्थापित कर पाएंगे हम लोग। समानता का मतलब बराबर नहीं होता है, ये मैंने पहले ही समझाया था। समानता का मतलब होता है जिसको जितनी ज़रूरत उसको उतना मिलना चाहिए, इसी को समानता कह दिया जाता है। तो जातिवाद के राजनीति को आरक्षण जैसे इशू ने और भी ज़्यादा भड़काने की कोशिश की है। मैंने आपको बिहार में राजनीतिक रूप से जातिवाद का क्या है परिदृश्य वो समझाया है, और उसके बाद से जातिवाद का कारण बताया है आपको। समाधान क्या हो सकता है? समाधान इसका तो यही है कि शिक्षा और जागरूकता में हम सुधार कर सकें, आर्थिक विकास पर मैं ध्यान दें, क्योंकि हमने ये देखा है कि जहाँ पर आर्थिक विकास अधिक होता है, एजुकेशन का स्तर सही हो जाता है, एजुकेशन का स्तर सही होता है, वहाँ पर जाति जैसी या सांप्रदायिकता जैसी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। तो अगर हमें जातिवाद और इस प्रकार के भेदभाव को कम करना है तो हमें एजुकेशन और आर्थिक विकास पर ध्यान देना पड़ेगा। राजनीतिक सुधार भी करना पड़ेगा, जाति आधारित वोट बैंक की जगह पर विकास आधारित राजनीति को बढ़ावा देना पड़ेगा। अब ये जो एक लाइन है, इसी से आपका 64 बीपीएससी में सवाल पूछा गया था कि बिहार में जाति राजनीति के जगह पर विकासात्मक राजनीति क्या जगह ले रही है। इसी प्रकार का सवाल पूछा गया था कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स के जगह पर, जाति की पॉलिटिक्स के जगह पर विकास की पॉलिटिक्स धीरे धीरे जगह ले रही है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो बताइए। तो आपको लिखना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी का जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से विकासात्मक जो राजनीति है उसका पहल बढ़ गया है। अब हम महिलाओं की बात करते हैं, अब हम महिला समानता की बात करते हैं, उसके बाद हम बिहार में उद्योग की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, और हम बच्चों को पोषण से दूर करने की बात करते हैं, कुपोषण से, स्वास्थ्य स्थिति की बात करते हैं, महिलाओं को साइकिल प्रदान करने की बात करते हैं। तो ये क्या है? विकासात्मक राजनीति है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की राजनीति है। एचडीआई में हम खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं जिससे हम क्या कर सकें, राज्य का विकास कर सकें। तो आप वहाँ पर बिल्कुल समर्थन दे सकते हैं कि बिल्कुल सही पॉइंट है ये। कास्ट पॉलिटिक्स का समय अब लद चुके हैं, अब विकास की पॉलिटिक्स का स्थान ले रही है धीरे धीरे, जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो भी चर्चा करते हैं बिहार में उद्योग धंधों को लगाया जाएगा, बिहार में नौकरी दिया जाएगा लोगों को, इस तरह की चीज़ों की चर्चा करते हैं। इसको कहा जाता है डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स। अगला जो टॉपिक है वो है बिहार में उद्योगों की स्थिति, समस्याएं, समाधान और सरकार के प्रयास। सवाल पूछा जाएगा आपके दिमाग में, 2-4 पॉइंट्स हो सकता है याद रहे, 2-4 पॉइंट्स हो सकता है भूल जाएं। ये रिवीजन वीडियो है, मैं हर टॉपिक में जो क्रक्स होगा उसका मुख्य पॉइंट होगा वो आपको देने का प्रयास करूँगा। मैं डिटेल में हर टॉपिक पर 40-40 मिनट के वीडियो बन सकते हैं, लेकिन रिवीजन का मतलब होता है जो आपने पढ़ा है उसका बस पुनरावृत्त कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना। तो कोशिश कीजिएगा कि आपने पहले पढ़ लिया हो तब आप रिवाइज करें तो ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। बिहार में उद्योगों की स्थिति, समस्याएं, समाधान और सरकार के प्रयास, यही है इसमें। देखिए क्या है, बिहार भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है, लेकिन औद्योगिक विकास के मामले अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है। जरा यहाँ पर रुक जाते हैं। आज़ादी के ठीक बाद बिहार उन राज्यों में था जिनमें सबसे अधिक उद्योग धंधे लगाए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि झारखंड हमारे हिस्सा था, झारखंड भी। आप देखिए जरा, टाटानगर को देखिए, जमशेदपुर जिसको कहा जाता है, बोकारो को देखिए, रांची को देखिए, ये सारे आपको इंडस्ट्रियल शहर देखेंगे। इनका विकास आज़ादी के पश्चात ही तो हुआ है। ये सारे बिहार में ही थे। यहाँ पर नौकरी करने बाहर राज्य से लोग आते थे। वर्तमान बिहार के लोग इन राज्यों में, इन जगहों पर जाते थे नौकरी करने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। बिहार को उद्योग में अच्छा खासा स्थिति था, लेकिन हमारा डिवीज़न कर दिया गया, हमें बांट दिया गया 2000 ईस्वी में, और उसके बाद से हमारे पास जो भी उद्योग धंधे थे सारा एक ही राज्य में चला गया, झारखंड में, और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब झारखंड के पास क्या नहीं बचा? तो उसके पास मैन पावर नहीं बचा। उसको जो काम करने वाले मैक्सिमम लोग थे उत्तर बिहार से जाते थे दक्षिण बिहार। उस समय दक्षिण बिहार झारखंड था, लेकिन अब चूंकि उत्तर बिहार के लोग, झारखंड अलग हो गया, तो वो काम करने झारखंड नहीं जा करके बंगाल जाने लग गए, कलकत्ता जाने लगे, दिल्ली जाने लग गए, बेंगलोर जाने लग गए, चेन्नई और अहमदाबाद जाने लग गए। पहले अपने ही राज्य में लोगों को काम मिल जाता था तो एक मनोबल होता था कि बिहार में ही काम कर रहे हैं। अब वो मनोबल क्या हो गया है? टूट गया है। आज बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है और उद्योगों का योगदान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सीमित है। जरा देखते हैं इसमें क्या क्या है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? स्वतंत्रता के बाद बिहार के देश की चीनी उत्पादन का 40% हिस्सा उत्पादित करता था। 40% कहाँ गया?
गायब हो गया, जो अब घटकर 2% रह गया। इस 40% के कारण माइग्रेशन नहीं होता था गुरु, पलायन नहीं होता था। गांव घर के सभी वर्ग, पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे, सभी को नौकरी मिल जाती थी गांव में। 1950-60 के दशक में बिहार में कई बड़े उद्योग थे, जैसे जूट मिले सीमांचल क्षेत्र में, चीनी मिले चंपारण, गोपालगंज और उत्तर बिहार के क्षेत्र में, और धान की मिलें भी थी। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1952 से 92 ने बिहार के प्राकृतिक संसाधन कोयला, लौह अयस्क का लाभ खत्म कर दिया, जिससे औद्योगिक विकास रुक गया। और इससे ये हुआ कि बिहार के उद्योग धंधों के लिए जो संसाधन हमारे पास थे, उसका बहुत कम दामों पर अन्य राज्यों में भी उपयोग होना शुरू हो गया, और उद्योग धंधे देश के पश्चिमी भाग में विकसित होने लग गए, और पूर्वी भाग में बिहार जहाँ पर उद्योग था उसको चूस लिया गया, खत्म कर दिया गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वर्तमान स्थिति, बिहार का औद्योगिक योगदान राज्य जीडीपी का केवल 19 से 20% है, जो राष्ट्रीय औसत 30% से काफ़ी कम है। प्रमुख उद्योग खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग का है, चमड़ा उद्योग, हथकरघा और छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग वर्तमान स्थिति में है बिहार में। बड़े पैमाने पर उद्योग की कमी है। राज्य में कोई बड़ा औद्योगिक केंद्र या विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित नहीं हो पाया है। बनाने की बात की गई है। परसों ही मैंने बताया कि राज्य के बक्सर में और पश्चिमी चंपारण में हम लोग SEZ बना रहे हैं। उद्योग कमी कारण बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए अन्य राज्य जैसे दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र पलायन करना पड़ता है। ये वर्तमान स्थिति हो गई। प्रमुख आंकड़े क्या है? बिहार में 3000 से अधिक धान मिलें हुआ करती थी, जो अब घटकर 1000 के आसपास रह गई हैं। चीनी मिलों की संख्या 33 से घटकर 11 रह गई, जिनमें से कई बंद या घाटे में या बंद हो गए, मैक्सिमम बंद हैं। उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार रैंकिंग बिहार 26वें स्थान पर है, यानी कि नीचे से हम टॉप कर रहे हैं। हमारी रैंकिंग भी अच्छी नहीं है। ये हो गया बिहार की वर्तमान स्थिति। लेकिन क्या ऐसे ही है सब कुछ? बिल्कुल नहीं। राज्य में ढेर सारे औद्योगिक पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। बहुत सारे जगहों पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है। SEZ का निर्माण किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार अब हर एक वर्ष उद्योगों के लिए इन्वेस्टर्स मीट यानी कि निवेशकों की समिट बुलाती है। निवेशक आते हैं और वो 50,000 60,000 करोड़ के निवेश करने की भी बात करते हैं बिहार में। बिहार में उद्योगों की समस्या बुनियादी ढांचे की कमी है, भूमि उपलब्धता और अधिग्रहण में बहुत देरी होती है, निवेश की कमी है। सामान्य तौर पर कह दिया जाता है कि बिहार बहुत ही अशांत क्षेत्र है, गरीब जनसंख्या है, यहाँ पर लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, अवसंरचना नहीं है यहाँ पर। इस कारण से बहुत सारे उद्योग धंधे नहीं आते हैं। हालांकि बिहार के ग्रामीण एरिया में भी 22 आवर तक बिजली आती है। मेरे गांव की मैं बात कह रहा हूँ, 22 घंटे, कभी कभी तो 24 हो जाता है। एवरेज है 22 घंटा। जो मुंह उठा करके लोग बोल देते हैं बिजली नहीं है बिहार में, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। कुशल मानव संसाधन की कमी है। बेंगलोर, नोएडा, गुड़गांव बिहारियों से भरा हुआ है और कुशल मानव संसाधन की कमी बता रहे हैं। खैर चलिए देखते हैं। नीतिगत और प्रशासनिक बाधाएं हैं, बिल्कुल है। प्राकृतिक संसाधनों का अप्रयुक्त होना भी एक हमारे पास बहुत बड़ा कारण है कि प्राकृतिक संसाधन जो हमारे पास हैं, अब वो उद्योग धंधों को लगाने के लिए काफ़ी नहीं है। हैवी इंडस्ट्री के लिए हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। समाधान क्या हो सकता है? बुनियादी ढांचे का विकास, भूमि बैंक की स्थापना जो सरकार ने किया भी है। बहुत सा बड़े स्तर पर भूमि बैंक बनाया है कि उद्योग धंधे आएंगे तो हम डायरेक्ट उनको भूमि देते हैं, आप जाइए यहाँ पर उद्योग लगाइएगा। निवेश को प्रोत्साहन, कर छूट, सब्सिडी, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को भी लागू किया जा रहा है। कुशल श्रम शक्ति का विकास किया जा रहा है, जैसे ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट के लिए संस्थान, इस प्रकार की चीज़ों को बनाया जा रहा है। कृषि आधारित उद्योग पर भी जोर दे रहे हैं, जैसे हमने फूड प्रोसेसिंग यूनिट मोतीपुर, मुजफ्फरपुर वहाँ पर लगाने की हमने बात की है। तो उसके अलावा बरौनी में भी बेवरेज प्लांट लगाने की हमने बात की है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम का विकास भी हम लोग कर रहे हैं। अब सरकार ने क्या क्या प्रयास किया है? बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, जिसमें बिजली में छूट, पूंजी में छूट, आपको काफ़ी बड़े स्तर पर मदद दी जाती है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, उद्योगों को करों में छूट, बिजली में सब्सिडी, पूंजीगत अनुदान की पेशकश की जाती है और एक ही विंडो पर आपको उद्योग से जुड़े हुए सभी क्लियरेंस मिल जाते हैं। लैंड बैंक पहल को भी बिहार सरकार ने शुरू किया है। लैंड बैंक हमने बना करके रखा हुआ है। 1800 एकड़ अभी उपलब्ध हैं कि आप आइए, आप उद्योग धंधों लगाइए, हम आपको ज़मीन दे रहे हैं, आप काम कीजिए। उद्यमी पोर्टल भी बनाया है। उद्योग विभाग ने एक पोर्टल शुरू किया जिसमें उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके, तुरंत समाधान हो सके, और सारे विभागों को बिहार सरकार ने इससे जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसमें SC/ST महिला युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है कि आप स्टार्टअप शुरू कीजिए, आप अपना काम शुरू कीजिए। 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी और प्रशिक्षण की व्यवस्था भी इसमें की जा रही है। फूड प्रोसेसिंग और स्टार्टअप की नीति, कई सारे जगहों पर मैंने आपको समझाया कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण किया जा रहा है। नवाचार और रोजगार सृजन यानी कि इनोवेशन, कुछ नया आइडिया और उसके आधार पर
नौकरी देने की हम लोग चर्चा करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिहार में औद्योगिक क्षेत्र जैसे हाजीपुर, मुजफ्फरपुर विकसित करने की योजना है। भारतमाला, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर से कनेक्टिविटी बढ़ने से भी बिहार में रोजगार और उद्योग धंधे बढ़ सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2017 को भी हमने लागू किया हुआ है। सौर ऊर्जा और बायोमास आधारित उद्योग बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण अनुकूल उद्योगों को प्राथमिकता यहाँ पर दिया जा सकता है। मैंने आपको सरकार के प्रयास, समस्या, समाधान, वर्तमान स्थिति, उद्योग से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इसी में से आएगा, पॉइंट्स आपको दे दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक, अगर कोई नया आंकड़ा चाहिए तो udyamibihar.gov.in पर जाकर के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार मखाना बोर्ड, इसकी आवश्यकता, मखाना उत्पादन की स्थिति, भविष्य समस्याएं और समाधान। बिहार में मखाना बोर्ड, एक क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है ये पूछेगा इस बार, संभावनाएं बन रही हैं। मखाना, जिसको फॉक्सनट या लोटस सीड के नाम से भी जाना जाता है, मखाना, उसको सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। सुपर फूड है ये, पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। बिहार विश्व मखाना उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। पूरे वर्ल्ड में हम नंबर 1 पर हैं इस चीज़ के मामले में, जो भारत के 80 से 90% मखाना उत्पादन में योगदान देता है। हालांकि मखाना उद्योग को संगठित करने, किसानों को उचित लाभ दिलाने, वैश्विक बाजार में इनकी पहुंच बढ़ाने के लिए समर्पित संस्था की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, और इसी संस्था को केंद्र सरकार ने बजट 2025 में एक स्वरूप दे दिया है, जिसका नाम होगा मखाना बोर्ड। कई सारे बच्चों को अभी भी हवा नहीं लग रहा होगा कि मखाना बोर्ड है क्या, तो ज़रा सुनिए। आपने सुना है कॉफ़ी बोर्ड? कहाँ है कॉफ़ी बोर्ड भाई? बेंगलोर में क्या? यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है गुरु, यूपीएससी 2022 पीटी का सवाल है। कॉफ़ी बोर्ड, आलू बोर्ड पूछा जाता है, मसाला बोर्ड पूछा जाता है, चाय बोर्ड पूछा जाता है। देश में धान बोर्ड कहाँ है? गेहूं का बोर्ड कहाँ है? गन्ने का बोर्ड कहाँ है? तंबाकू बोर्ड कहाँ है? ये लिस्ट पढ़ते हैं यूपीएससी वाले, रटते हैं कई बार इनको, क्योंकि पूछ लिया जाता है उनसे एग्जाम में। तो क्या है मखाना बोर्ड, कहाँ पर होगा? देखते हैं कहाँ पर बनाया जाता है। मखाना बोर्ड एक संस्था होगी जो मखान से संबंधित जितने बड़े फैसले होंगे वो सारे वो लेगी अपने स्तर से। सरकार को मदद भी करेगी, सरकार को सलाह भी देगी, सुझाव भी देगी, और मखाना के लिए किस प्रकार से हम निवेश को आकर्षित करें, किसानों को हम किस प्रकार से प्रमोट करें, किस प्रकार से किसानों को उन्नत बीज दिलवाएं, सही दाम दिलवाएं, एक्सपोर्ट के लिए नए नए जगह ढूंढें, ये सब काम मखाना बोर्ड का होगा। मखाने के लिए एक समर्पित संस्था होगी जिसका निर्माण बहुत पहले करना चाहिए था। चलिए देखते हैं कि क्या होता है ये। बिहार मखाना बोर्ड की आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता, आपसे सवाल पूछेगा कि मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई, क्यों बनाया जा रहा है? किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करवाना, बिहार इसका उचित मूल्य। अगर आप ऑनलाइन अभी खरीदेंगे ब्लिंकिट और इन सब से कौन सा इंस्टामार्ट वगैरह से, तो 2000 रुपये किलो मिलता है मखाना। 200 रुपये का 100 ग्राम मिलेगा आपको, ठीक है। और हम लोगों के घर पे दरभंगा मधुबनी वाले जानते होंगे, मैक्सिमम दाम अगर होलसेल मार्केट में जाएंगे तो 700-800 का आपको किलो मिल जाता है। बहुत महंगा मिलेगा तो भी उससे कम दाम पर ही मिल जाएगा। मलाह वगैरह से अगर जान पहचान होगी तो कम दाम पर ही मिल जाता है। तो मखाना उत्पादन किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है। बिचौली और असंगठित बाजार के कारण उनकी आय सीमित रहती है। देखिए, कोई किसान ने बेचा, मान लीजिए 600 का केजी होलसेल का प्राइस लेते हैं, मार्केट में बिक रहा है 2000 का केजी, 1400 रुपया किसके जेब में जा रहा है? तो यही होते हैं बिचौलिए। किसानों के लाभ तो नहीं मिला, जबकि बहुत मेहनत का काम होता है मखाना का उत्पादन, बहुत मेहनत। मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत इसी फल को लगता है बनाने में। डूब के बेचारों को ढूंढना पड़ता है मखाना, एक एक बीज पर वो लोग मारते हैं, तब जाके वो फॉक्सनट तैयार होता है। बोर्ड के गठन से न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने, किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्पादन प्रसंस्करण में सुधार हो सकता है, इससे वैश्विक बाजार में पहुंच हो सकती है, रोजगार सृजन हो सकता है, उद्योगों का समग्र विकास किया जा सकता है। जैसे मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन क्या होता है ये? मखाना आपको 600 रुपये का मान लीजिए होलसेल में 700 का केजी मिल रहा है। मखाना वाला नमकीन कितने का मिलता है? 10 रुपये का आपको थोड़ा सा मिलता है, एक पैकेट में 5 गो 6 गो रहते हैं बस। वैल्यू एडिशन क्या कहा जाता है इसको? वैल्यू एडिशन। जैसे गेहूं मान लीजिए 30 रुपये किलो मिला, आटा 50 रुपये किलो मिला, और उसी का कुछ और बना लिया हमने तो वो उससे भी ज़्यादा महंगा बिकता है। इसी क्या कह रहे हैं? वैल्यू एडिशन कर रहे हैं हम, उसमें दाम को ऐड ऑन करते जा रहे हैं। क्यों ऐड का हो रहा है दाम? प्रसंस्करण के कारण से, ठीक है।
तो इसका भी काम ये कर सकता है, जैसे खीर, रोस्टेड मखाना, फ्लेवर्ड उत्पाद जो होते हैं। आजकल आपको मखाने के कई सारे आपको नमकीन दिखेंगे मार्केट में, तो इन सब का निर्माण जो होता है ये वैल्यू एडिशन के कारण ही हो पाता है। ये सब भी चीज़ इसी बोर्ड के द्वारा संभव हो पाएगा। उत्पादन की वर्तमान स्थिति। उत्पादन का क्षेत्र बिहार का मिथिलांचल, कोसी क्षेत्र मखाने की खेती प्रमुख है। मुख्य जिले हैं दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर। जब भी इस प्रकार के सवाल लिखें, ये रहा बिहार, ये रही गंगा जी बीच से बह रही, ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया ये मखाना का हब है माना जाता है। ये पूरा मखाना का हब है, पानी वाला एरिया है ये, पानी वाला एरिया, और पानी मखाने के लिए परम आवश्यक होता है। तालाब वगैरह हमारे रीजन में खूब होते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पर खूब मखाना होता है। लगभग 15,000 से 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है। प्रतिवर्ष 20,000 से 30,000 टन मखाना बीज और 10,000 से 15,000 टन फ्लॉट मखाना लावा का उत्पादन करता है। यह विश्व के कुल मखाना का 80 से 90% है। खेती का तरीका। मखाना मुख्य रूप से स्थिर जल निकाय जैसे तालाब, झील, दलदल में उगाया जाता है। नदियों में मखाने नहीं उगाए जा सकते हैं। धार में जो बहता हुआ पानी होता है उस मखाने का उत्पादन नहीं हो सकता है, क्योंकि रुका हुआ जल चाहिए इसके लिए। कुछ क्षेत्र जैसे सुपौल, किशनगंज में खेतों में भी अब खेती शुरू हो गई है। अब लोग खेतों में भी पानी इकट्ठा कर देते हैं और उसमें भी खेती शुरू करते हैं। दरभंगा में मखाना रिसर्च सेंटर भी है। दरभंगा में भारत सरकार का सेंटर है वो। मखाना रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो दरभंगा में है। पारंपरिक विधियों से बीज बोया जाता है और कटाई गर्मियों में होती है। आर्थिक योगदान। मखाना उद्योग से बिहार में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार होता है। पिछले कुछ वर्षों में बाजार में 30% की वृद्धि देखी गई है मखाने के कारण से। प्रमुख प्रजातियां स्वर्ण, वैदेही, साबौर, मखान वन जैसी उन्नत प्रजातियों ने उत्पादकता को बढ़ाया है। मखाना उद्योग का भविष्य क्या है? भविष्य तो उज्जवल है गुरु, क्योंकि बहुत प्रमोट हो रहा है ये, और केवल भारत ही नहीं, बाहर के जो देश है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, सेलिब्रिटीज इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटी आपको देखेंगे मखाना के बारे में बातचीत करते। पहले हम लोग गांव घर में खाते थे, अब ये लोग खा रहे हैं, तो इसका प्रमोशन हो रहा है। मखाना को सुपर फूड के रूप में मान्यता मिलने से यूरोप, अमेरिका और एशियाई देशों में इसकी मांग बढ़ रही है। जैविक और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की लोकप्रियता में मखाना को लाभ होगा। मतलब कि हम इसको जैविक और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ के तौर पर अगर बेचें तो और भी ज़्यादा लाभ होगा। ब्रांडिंग और प्रमाणन। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिलने से इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान और भी ज़्यादा बढ़ी है। बोर्डेन इसे प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्थापित कर सकता है कि भाई मखाना कहीं और का उत्पादित हो तो ठीक है, लेकिन अगर मिथिलांचल का है तो प्रीमियम हो गया वो। प्रीमियम का मतलब और वैल्यू एडिशन हो गया उसका। मूल्य संवर्धन हो सकता है। खीर, नमकीन, मिठाई बनाने में उद्योग का विस्तार हो सकता है। आयुर्वेद और हेल्थ सप्लीमेंट में भी इसका उपयोग होता है। मखाना बोर्ड के जरिए बिहार में राजस्व और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अब समस्याएं क्या क्या है? पारंपरिक तकनीक अभी भी इस मशीनीकरण नहीं आ पाया है। उन्नत बीज के भी अभी भी अभाव है। जो लोग उत्पादन करते हैं सामान्य तौर पर गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। कम उत्पादकता है। बाजार की समस्याएं भी हैं। बिचौलिए के कारण से कई सारे जो दाम है वो इन तक नहीं पहुंच पाती है। प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। अभी भी इसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो पाता है। फूड संवर्धन नहीं हो पाता है। प्राकृतिक आपदाएं हैं। बाढ़ और सूखा जो है ये दोनों ही मखाने को नुकसान पहुंचाती। बाढ़ के कारण बीज बह जाते हैं और सूखा के कारण उनको पानी नहीं मिल पाता है। खासतौर से अगर तालाब में पानी कम हो जाए तो फिर वहाँ पर मखाना का उत्पादन नहीं हो पाता है। किसानों की जागरूकता की समस्या भी है। किसानों को पता भी नहीं है और खेती करना आसान भी नहीं है। इसका सब लोग नहीं कर सकते हैं। समाधान क्या है? आधुनिकीकरण करें, हम मशीनीकरण को इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अनुसंधान और प्रशिक्षण दे सकते हैं हम लोग, जैसे दरभंगा के राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र को और बड़े स्तर पर हम बना सकते हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं, लोगों को उस केंद्र से जोड़ सकते हैं। बाजार सुधार, जैसे एमएसपी को लागू कर सकते हैं। बिहार सरकार ने एमएसपी की मांग भी की है सरकार से। मूल्य समर्थन कर सकते हैं। प्राकृतिक जोखिम से सुरक्षा के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? बाढ़ और सूखा प्रबंधन के से सुरक्षा के लिए हम जल निकायों में निश्चित जल की मात्रा को सुरक्षित करने के लिए भी नदियों को, जो हमारे पास नदियां हैं उनके जलों को उपयोग हम तालाबों में जल भरने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जागरूकता अभियान भी हम चला सकते हैं ताकि किसान जागरूक हों और इस दिशा में आए। मखाना बोर्ड की स्थापना, सरकार के क्या क्या प्रयास हैं? तो मखाना बोर्ड की स्थापना की जा रही है। अनुसंधान केंद्र है। पूर्णिया में भी स्थानीय अनुसंधान केंद्र सक्रिय हुआ है। भारत सरकार ने भी इसको सपोर्ट करना शुरू किया है। बिहार सरकार ने एमएसपी की मांग की है जो अभी तक मिला नहीं है। प्रसंस्करण सेंटर, मार्च 2025 से दरभंगा मखाना प्रोसेसिंग सेंटर का उद्घाटन प्रस्तावित है, अभी तक नहीं हुआ है दरभंगा में उद्घाटन। के मखाना प्रोसेसिंग सेंटर का अभी भी उद्घाटन दरभंगा में नहीं हुआ है।
प्रचार और विस्तार, बेंगलुरु मखाना महोत्सव आयोजित कर दक्षिण भारत में बाजार बनाने की कोशिश की जा रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, मधुबनी को मखाना के लिए चुना गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मधुबनी जिला के लिए मखाना प्रोडक्ट होगा, इसको भी चुना गया है। और अलग अलग देशों में अलग अलग जरिए से, जैसे फिल्म के जरिए, वेब सीरीज के जरिए, प्रचार प्रसार के जरिए इसका हम क्या कर सकते हैं, तो मार्केटिंग कर सकते हैं, डिमांड को बढ़वा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 30 मिनट में कितने 4 टॉपिक हमने किया है। 7 निश्चय योजना क्या है, इसको ज़रा हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट योजना है और इसको छोड़ करके नहीं जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक हैं गुरु, एक एक करके देखना। 4 और टॉपिक हैं इसके बाद, वो भी बड़े बड़े टॉपिक हैं। जैसे बिहार में खनिज संसाधन है, बिहार में ई गवर्नमेंट है, कोalition की गवर्नमेंट है, ये सब बड़े टॉपिक हैं ही। अभी बिहार में 7 निश्चय योजना, ज़रा इसको समझते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी विकास की योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर करना, बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करना। यह योजना सुशासन कार्यक्रम, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो मुझे पढ़ना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। 2015 से 2020 से पार्ट 1 शुरू किया गया था, देन पार्ट 2 भी शुरू किया गया। यह योजना बिहार के सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचेगत विकास पर केंद्रित है। बीपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से अब इसमें हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे। 7 निश्चय योजना पार्ट 1 क्या है, तो बिहार के युवा, महिला और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर देना। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, पार्ट 1 का उद्देश्य क्या है। लॉन्च कब किया गया, तो 2015 में लॉन्च। 10 वर्ष हुए हैं इस योजना के, इसलिए भी पूछा जा सकता है। 2015 का इलेक्शन होने वाला था, उस दौरान इसको लॉन्च किया गया था, तो 10 वर्ष होने वाले हैं, इसलिए पूछा जा सकता है। 7 संकल्प क्या है, आर्थिक हल, युवाओं को बल। पहला क्या है, युवाओं को आर्थिक सहायता, स्किल डेवलपमेंट, पैसे से सहायता दो और कौशल विकसित करो। कौशल क्या मतलब, कुछ भी काम कर सके, इस प्रकार के स्किल होने चाहिए। उप योजनाएं कौन कौन सी इसमें हैं, तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना रखा गया है। 1000 रुपये तक के मासिक, अधिकतम 2 साल तक आपको भत्ता मिल जाता है। कुशल युवा कार्यक्रम भी है, 15 से 28 वर्ग के जो युवा होते हैं उनको हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और सॉफ्ट स्किल में 240 घंटे का ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। 240 घंटे की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, दूसरा लक्ष्य था इसका, महिलाओं का अधिकार को लेकर। हर घर बिजली, तीसरा लक्ष्य रखा गया था। इसमें हर घर बिजली योजना के तहत 2011 में 16.1% घरों में बिजली थी, जो 2020 तक लगभग 100% तक घरों तक पहुँचाया गया और 55,600 करोड़ रुपये का इसका बजट रखा गया था। अगला जो इसका लक्ष्य था वह हर घर नल योजना का, कि सभी घरों तक नल पहुंचा सकें। देन था घर तक पक्की गली और नालियाँ, यानी कि जो गांव में घर तक नालियाँ आती हैं, सड़कों पर पानी ना बहे बल्कि नालियों में पानी जाए, जिससे सुरक्षित और स्वच्छता का निर्माण होगा। शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, 6ठा लक्ष्य रखा गया था। अवसर बढ़े, आगे बढ़े, ये 7वां लक्ष्य रखा गया था। 7 निश्चय पार्ट 2 आया। 7 निश्चय 1 के सफलता बाद बिहार के समग्र विकास पर, अब समग्र विकास पर हम लोग ध्यान केंद्रित करते हुए 15 दिसंबर 2020 को 7 निश्चय 2 को शुरू किया गया था। 7 संकल्प क्या था, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति पहला रखा गया था। दूसरा सशक्त महिला, सक्षम महिला। दूसरा था हर खेत तक सिंचाई को पानी। पहला में था हर घर तक पानी, दूसरा में था हर खेत तक पानी। ये पूछा गया था प्रीलिम एग्जाम में। स्वच्छ शहर विकसित शहर, पहला था कि हर गांव तक, हर गांव गली में नलियों का निर्माण करना। अब आ गया कि स्वच्छ शहर और विकसित शहर का निर्माण करना। देन आ गया कौन सा, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव का निर्माण करना। इसमें क्या था, गांव में स्वच्छता, समृद्धि, सौर स्ट्रीट लाइट वगैरह का, जल निकासी वगैरह का इंतजाम करना। सुलभ संपर्कता, बेहतर सड़क और परिवहन को बनाना, जिसमें मुख्य सड़कों से जोड़ना गाँव को, बाईपास, फ्लाईओवर का निर्माण वगैरह सब इसमें शामिल था। सुविधा का अधिकार, नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं, जैसे वृद्धों के लिए आश्रय गृह, गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास वगैरह बनाने की भी बातचीत इसमें की गई थी। तो 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2, इन दोनों को 5-5 वर्ष के अंतराल पर लॉन्च किया गया। पहला किया गया 2015 में इलेक्शन के ठीक पहले, दूसरा किया गया 2020 में इलेक्शन के ठीक पहले, अभी तीसरा हो सकता है गुरु, 7 निश्चय योजना 3, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है तो उससे पहले क्या पता ये आ जाए, क्या पता एग्जाम में पूछ ले, इसलिए पूछा जा सकता है। 10 वर्ष में वैसे भी तो ही पूछा जाता, प्रीलिम में तो 2-3 बार पूछा गया 10 वर्षों में। वर्तमान स्थिति क्या है, 7 निश्चय 1 कई क्षेत्रों में सफलता मिली, जैसे बिजली, शौचालय निर्माण में, हालांकि नल जल और गली नालियों में कार्यान्वयन में देवी गुणवत्ता की शिकायतें आई हैं कि पीवीसी का पाइप आपने नहीं बिछाया, और गांव तक नल तो आ गया है, ये तो है, घर तक आपने देखा होगा नल वगैरह तो आ गए हैं, लेकिन उन नल को खोलो तो कुछ नहीं निकलता है। अप्रैल फूल बनाया,
तो सच में उससे कुछ नहीं निकलता है, पानी तो नहीं आता है कभी भी। आलोचना भ्रष्टाचार, धीमी गति और अपेक्षित परिणाम की कमी से के लिए इसकी आलोचना भी की जाती है। सिंचाई, स्वच्छता और संपर्कता पर काम तेज़ी से हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद उसको भूल गए। मेंटेनेंस भी होता है, मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ होती है। अगर आप किसी घर तक नल पहुंचा रहे हैं, उसे पानी ही नहीं आ रहा, तो नल की क्या करेगा? अगरबत्ती दिखाएगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही चीज़ हो रहा है। समस्याएं क्या क्या है? कार्यान्वयन में देरी, गुणवत्ता, नल का जल और सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए, गंभीर सवाल उठाए गए हैं। जम के भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आप समझ जाएंगे। अपने गाँव में देखा है मैंने, इसलिए बता रहा हूँ। जो गांव तक में आपके घर तक नल आना था ना, उसके लिए जो पाइप उपयोग करना था, इसको पीवीसी पाइप कहा जाता है। पीवीसी पाइप क्या होता है? आपके घर में गीजर लगा होगा तो उसके लिए पीवीसी पाइप का उपयोग होता है। ये जो पाइप होता है ये हार्ड प्लास्टिक का बनता है, विशिष्ट प्रकार के मटेरियल होता है इसमें, और इसमें गर्म पानी के प्रवाह का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चूँकि बिहार गर्म प्रदेश है, इसलिए वहाँ पर पीवीसी पाइप के लिए पैसा दिया गया था कि आप पाइप जो बिछाएंगे वो पीवीसी प्रकार का होना चाहिए, यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी का पाइप होना चाहिए, क्योंकि बिहार गर्म है और गर्मी में भी पानी जो है सुरक्षित तरीके से घर तक पहुँचेगा, कोई पाइप को नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन उन्होंने कौन सा पाइप लगाया? तो जो घर में वायरिंग करने के लिए पाइप हम लोग उपयोग करते हैं, उसको उन्होंने नल वाले पाइप में उपयोग कर लिया। तो प्राकृतिक चुनौतियाँ बाढ़ और सूखा परियोजनाओं को प्रभावित करते हैं। समाधान तेज निगरानी, जागरूकता अभियान, गुणवत्ता नियंत्रण, तकनीकी सहायता के जरिए हम लोग समाधान निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या है? भ्रष्टाचार का निवारण। योजनाएं तो शानदार होती है गुरु, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है ना कि कुछ नहीं वो काम कर पाती हैं। सरकार का प्रयास, बिहार विकास मिशन 2016 में गठित 7 निश्चय की निगरानी के लिए बिहार विकास मिशन को गठित किया गया था। बिहार विकास मिशन 2016 में गठित किया गया था। ऑनलाइन पोर्टल भी है इसका, अगर आप विजिट करना चाहें तो आवेदन और शिकायत वगैरह कर सकते हैं। बजट हर साल अरबों का बजट आता है। नई घोषणा 2025 में 7 निश्चय 2 के लिए अतिरिक्त फंड की संभावना बन रही है कि अगर तीसरा योजना नहीं आया, नीतीश कुमार जी की स्थिति सही नहीं है, नहीं तो तीसरी योजना भी आ जाती, और अगर तीसरी योजना नहीं आई तो सेकेंड जो योजना है उसमें और भी ज़्यादा फंडिंग बढ़ सकती है। हालांकि बजट में उन्होंने 5,000 करोड़ एलोकेट किया है। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में गठबंधन का सरकार, इतिहास, वर्तमान स्थिति, समस्याएं और समाधान। इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कई सारे ऐसे शब्द होंगे जिनका आप कृपया करके आंसर राइटिंग उपयोग ना करें। मैं पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकता हूं क्योंकि मुझे समझाना होता है, लेकिन आप आंसर राइटिंग करते समय नेताओं के नाम, पार्टियों के नाम लिखने से बिल्कुल वर्जित रहें, बचें, बिल्कुल भी उपयोग ना करें। उसकी जगह पर आप हिंट देकर आगे बढ़ सकते हैं। बिहार में गठबंधन के सरकारों का इतिहास लंबा और जटिल रहा है। यहाँ की राजनीति जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दलों के बीच गठजोड़ पर आधारित रही है। बिहार 1985 में जगन्नाथ मिश्रा थे ना, उसी के समय थे। मैं अगर भूल रहा हूँ टाइम पीरियड तो मुझे बता दीजिएगा। वो अंतिम समय था जब किसी बड़े क्षेत्रीय दल के मुख्यमंत्री बने थे, बड़े राष्ट्रीय दल के मुख्यमंत्री बने थे। वो कांग्रेस से बिलोंग करते थे जगन्नाथ मिश्रा जी। और उसके बाद जो भी नेता बने मुख्यमंत्री, वो क्षेत्रीय दल बिहार की पार्टी के मुख्यमंत्री बने। भले वो जदयू के बने हों, भले वो आरजेडी कांग्रेस का रहा हो गठजोड़, लेकिन मुख्यमंत्री तो क्षेत्रीय दल से ही बने हैं। वो बीजेपी से नहीं बने अभी तक। अब बन सकते हैं क्योंकि जदयू कमज़ोर पड़ रही है कहीं न कहीं, जैसा दिखने को मिल रहा है। स्वतंत्रता के बाद बिहार में कई बार गठबंधन सरकारें बनी जो कभी स्थिर नहीं रही, तो कभी अस्थिरता का शिकार रही। वर्तमान अप्रैल 2025 तक बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल यानी गठबंधन यानी कि एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है, जिसके नेतृत्व नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और उसी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक दौर 1947 से 67 तक शुरुआती समय बिहार में कांग्रेस का क्षेत्र राज रहा। बिहार में नहीं, लगभग पूरे देश में, केरल छोड़ करके। श्री कृष्ण सिन्हा और अनुराग नारायण सिंह जैसे नेताओं के नेतृत्व में सरकार बनी। 67 में पहली बार गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी और अन्य छोटे छोटे दल शामिल थे। ये कौन सा समय था? ये 67 का समय था। 70-80 का दशक, इसमें जनता पार्टी का दौर आएगा, संपूर्ण क्रांति का दौर आएगा, और ये इमरजेंसी के बाद का दौर है। जनता पार्टी 1977 की जीत के साथ कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें विभिन्न विचारधाराओं के दल शामिल थे। यह भी लंबे समय तक नहीं चली। इस दौर में गठबंधन सरकार बार बार टूटी, जिसके कारण बिहार में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती चली गई। 1990 के बाद लालू जी का युग ही शुरू होता है। बोलते हैं कि बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो अपने नाम पर युग चला लें। लालू जी उन्हीं में से एक हैं। भले आप इनसे एग्री करें, डिसएग्री करें, आप इनकी राजनीति को पसंद करें या ना पसंद करें,
क्या बोलते हैं, लव हिम और हेट हिम बट यू कांट इग्नोर हिम। लालू जी वही हैं। कोई भी देश की राजनीतिक पार्टी हो, इन्हें कोई इग्नोर नहीं कर सकती है। तो लालू प्रसाद यादव जी का अपना युग ही रहा है 1990 के पश्चात से, जिसमें से कई सारी अच्छी चीज़ें रहीं तो कई सारी बहुत गलत चीज़ें भी रहीं। सबसे गलत चीज़ जो रहा वो है बिहार की छवि जो है वो कहीं न कहीं खराब हुई समय के साथ में, जिसमें क्राइम का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। हालांकि इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी रहे कि बिहार में जातिगत रूप से जो पिछड़े वर्ग थे, जो जातिगत रूप से बिल्कुल ही पिछड़े वर्ग थे, उनको थोड़ा सा राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई, उनके अंदर जागरूकता आई, उनमें शिक्षा का स्तर बढ़ा, कहीं न कहीं उनको राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने से सामाजिक तौर पर उनका शोषण कम हुआ। ये भी दूसरा पक्ष है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। शुरुआत में यह एकल दल की सरकार थी, लेकिन बाद में छोटे दलों का समर्थन लिया गया। मंडल आयोग लागू होने के बाद जातिगत राजनीति मजबूत हुई, गठबंधन के नए समीकरण उभरे और लालू जी जब सत्ता में आए एक बार, तो उसके बाद से आज तक वो रेलेवेंस बना हुआ है उनका। 2000 के बाद नीतीश युग के एनडीए का उदय होता है। 2004 में राष्ट्रपति शासन लगता है। देन आपको नीतीश कुमार जी की सरकार बीजेपी और एनडीए के साथ गठजोड़ में दिखेगा। नीतीश कुमार और ललित क्या नाम था उनका, सुशील मोदी, अब तो वो नहीं रहे, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी हैं। 2005 से नीतीश कुमार नेतृत्व जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार में आई। 2010 में एनडीए ने फिर से बहुमत हासिल की। 2013 में बीजेपी से उन्होंने नाता तोड़ लिया, जब मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी ने आगे बढ़ाया और उन्होंने किसके साथ, आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया 2015 में। आज से 10 वर्ष पहले की जो सरकार बनी थी वो पहली बार था कि बीजेपी को इतनी बड़ी हार मिली थी 2013 के इलेक्शन के पश्चात। 2014 के इलेक्शन के बाद से वो बिहार में ही मिली थी। 2017 नीतीश ने फिर पलटी मारी और एनडीए में फिर से वापसी हो गया इनका। एनडीए 2020 में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई, जिसमें से बीजेपी 74, जेडीयू 43 प्रमुख थे। 2022 में नीतीश कुमार जी ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बना ली। 2024 में फिर से अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, फिर से वापस आ गए किस में, तो बीजेपी के साथ आ गए। अभी तो वर्तमान में यहीं पर हैं, अब शायद वो राजनीति ही छोड़े, उनका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं लग रहा है। उनके जैसे बड़े नेता को इस स्थिति में देखना अपने आप में ही बुरा लगता है, छोड़ भी देना चाहिए। प्रमुख गठबंधन कौन कौन सा बनता है, एनडीए और महागठबंधन बनता है, जिसमें अलग अलग पार्टियां हैं। वर्तमान स्थिति क्या है अभी आपको पता ही है। वर्तमान स्थिति, समस्याएं क्या क्या आती है, मैंने आपको पूरा समझाया है, इतिहास से लेकर वर्तमान तक समस्याएं क्या क्या आती है। राजनीतिक अस्थिरता बनता है, इससे राजनीतिक अस्थिरता बनता है। बार बार गठबंधन बदलने से, यू टर्न लेने से विश्वास की कमी होती है, जनता का विश्वास हटता है सरकारों से। बार बार इस तरह से सरकारें बदलने से राजनीतिक अस्थिरताएं पैदा होती हैं। जातिगत समीकरणों का दबाव जो है वो बढ़ जाता है और कई बार जातिगत रूप से डिवाइड क्रिएट होता है समाज में। शासन विकास से चुनौतियाँ, नीतियों में एकरूपता नहीं रहती है, विकासात्मक कार्य धीमा हो जाता है, विकास की रूपरेखा अलग हो जाती है। कई बार लालू जी की सरकार, मतलब तेजस्वी यादव अगर आते हैं सरकार में गठबंधन में, तो उसकी दिशा कुछ और हो जाती है और बीजेपी अगर रहती है तो दिशा कुछ और हो जाती है, यानी कि किसी एक डायरेक्शन में राज्य आगे नहीं बढ़ पाता है। सहयोगियों के बीच अविश्वास बनता है कि कभी भी पलटी मार सकते हैं ये लोग, कभी भी किसी भी तरफ बैठ सकते हैं। विपक्ष का दबाव जो है, आरजेडी और तेजस्वी यादव का मजबूत विपक्ष जो नीतीश की छवि को चुनौती देते रहते हैं, ये भी एक बड़ी चुनौती देखा जाता है सरकार के समक्ष में। समाधान, गठबंधन विश्वास बहाली करना, जातिगत संतुलन को स्थापित करना, शासन पर ध्यान देना, सहयोगियों को मजबूत करना। विपक्ष से मुकाबला के लिए आपको काम करके देना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट मत लिखिएगा, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं, ये दोनों पॉइंट इरेलेवेंट हैं। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक अगर गठबंधन रहता है तो स्थिर सरकार के द्वारा आप जनता का विश्वास हासिल कर सकते हैं। जातिगत संतुलन, सभी जातियों को अगर आप प्रतिनिधित्व देंगे सरकार में, मंत्री पद में, सभी चीज़ों में, तो इससे जातिगत संतुलन बना हुआ रहेगा, सरकार स्थिरता को प्राप्त कर सकेगी। विकास परियोजनाओं पर अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे और राजनीति की जगह पर और अपने राजनीतिक कुर्सी को बचाने की जगह पर, तो ये भी कहीं ना कहीं लोगों की भलाई के लिए होगा, सही होगा, लोगों का विश्वास सरकारों में बढ़ता है। सहयोगियों को मजबूत करना, छोटे दलों को मंत्रिमंडल नीति निर्माण में उचित हिस्सेदारी देने से राजनीति स्थिर रहती है। पांचवा पॉइंट तो रिलेवेंट ही था। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आ गए, बिहार महिला सशक्तिकरण, वर्तमान स्थिति, समस्याएं, समाधान और बिहार बजट 25-26 पर विस्तृत नोट होगा। ये महिला सशक्तिकरण के ऊपर आ रहे हैं क्योंकि बहुत ही डिटेल बजट में चर्चा की गई महिला सशक्तिकरण की। एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके बाद दो टॉपिक है, बिहार में खनिज और बिहार में ई गवर्नेंस। जब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप तो सुन रहे हैं ना, मैं तो 44 मिनट से लगातार बोल रहा हूँ और एक बार में वीडियो बनता है, एडिट भी नहीं करता हूँ मैं, तो
तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें, सारे के सारे टॉपिक करें। क्या पता पॉइंट 4 सुन लेंगे, याद रहेगा। केवल पीडीएफ पढ़ने बैठेंगे, आप 52 पेज का पीडीएफ है गुरु, कहाँ से पढ़ोगे आप? हिंदी इंग्लिश मिला के तो 62 पेज का पीडीएफ है। तो अच्छा होगा कि पहले वीडियो देखें, देन आप पीडीएफ से रिवाइज कर लें, ठीक है। महिला सशक्तिकरण क्या है? क्या होता है वुमेन एम्पावरमेंट? सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, कल्चरल, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना। किस चीज़ की बराबरी? तो अधिकार की बराबरी और जिम्मेवारी की बराबरी। लेकिन पहले किसी को आप अधिकार दोगे तब तो जिम्मेदारी की बात करोगे। आप बात करते हो किसी महिला की नौकरी लगती तो इंडिपेंडेंट हो जाती है, वहीं पुरुष की नौकरी लगती तो जिम्मेदार हो जाता है। ये सब आपने सुना होगा मीम, बड़े बड़े टीचर महिलाओं को हौंकते रहते हैं रील बना करके, है ना, कि लड़कों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सबसे पहले जिम्मेदारी अगर महिलाओं के ऊपर आप देना चाहते हो तो उससे पहले आपको आज़ादी देनी पड़ेगी। किसकी आज़ादी? डिसीजन मेकिंग की आज़ादी, जो तो आप देना नहीं चाहते हो, है ना। तो यही चीज़ है यहाँ पर। पहले हम आज़ाद भारत हुआ, तब जाके भारत ने अपनी जिम्मेदारी संभाली और देश के लोगों की जिम्मेदारी हमने संभाली है। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट ही होते हैं लोग, आज़ाद ही होते हैं, देन जिम्मेदारी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोई मुँह उठाए कुछ बोलता है तो भगवान मान करके सुन करके चुप मत हो जाइए, उस चीज़ को क्वेश्चन कीजिए कि ऐसे कैसे बोल दिया, क्या ये सही है, गलत है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्र महिलाओं को समान अवसर और समान अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया को वुमेन एम्पावरमेंट कहा जाता है। कौन एम्पावर करेगा? क्या आप करेंगे, हम करेंगे? क्या हम कौन होते महिलाओं को एम्पावर करने वाले? अधिकार किसी को दिया नहीं जाता है आशीर्वाद में, अधिकार बाय बॉर्न प्राप्त होते हैं, बाय जन्म से प्राप्त होता है, जिस पर हमने कब्जा किया हुआ है। वो अधिकार उनके लिए छोड़ना है, देना नहीं है, छोड़ना है, जो हमने उनका अधिकार छीन रखा है। बिहार जो भारत का प्रमुख राज्य है, अपनी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद महिला सशक्तिकरण दिशा में शानदार कदम उठा रहा है। अद्भुत है बिहार सरकार की इस मामले में उपलब्धियां। बिहार में महिला पुलिस की संख्या देश में सबसे ज़्यादा है। महिलाओं की नौकरियों में अब सबसे ज़्यादा संख्या बिहार में बढ़ रही है। बिहार सरकार जितनी महिलाओं को एम्पावर करने के लिए काम करे उतनी देश की कोई सरकार नहीं कर रही है। ये चीज़ सच है। यहाँ की सरकार ने विभिन्न योजनाओं में नीतियों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयास किया है। बिहार बजट 25-26 में महिलाओं पर बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है और उनके सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। नीतीश कुमार जी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मानेंगे तो मैं वो मानता हूँ, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे ज़माने में महिलाओं को साइकिल दिया गया था, पुरुषों को नहीं मिलता था, तो साइकिल दिया गया था। नीतीश कुमार की नई सरकार आई थी तो स्कूल में बच्चियों को साइकिल दिया गया था। उसके कारण से गांव की बहुत सारी लड़कियों का हायर एजुकेशन क्या बोलूँ मैं, 5th के बाद जो ड्रॉप आउट हो जाती थी बच्चियां स्कूल से, 8 के बाद ड्रॉप आउट हो जाती, हाई स्कूल नहीं जाती थी, उनकी संख्या भारी इजाफा हुआ है। दुनिया की सबसे अच्छी योजना मानी जाती है उसको, वुमेन एजुकेशन के लिए महिलाओं को साइकिल देना। हल्के में ले रहे हैं क्या आप? उसको ज़रा पढ़ेंगे। अफ्रीका के हाल फिलहाल में 2-3 देशों ने बिहार सरकार के साइकिल महिलाओं को देने वाली योजनाओं को एडॉप्ट किया है। मैंने पढ़ाया भी था न्यूज़पेपर डिस्कशन में। तो छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से बिहार सरकार ने वुमेन एम्पावरमेंट में देश में सबसे शानदार काम किया है। शिक्षा का स्तर पर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% थी, जो राष्ट्रीय औसत 65% से कम थी। हाल के वर्षों में यह बढ़कर 53 से 55% आसपास होने का अनुमान है। प्रगति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साइकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जैसी योजनाओं से स्कूल ड्रॉप आउट दर में कमी आई है। पहले महिलाएं स्कूल तक तो पहुँचे, फिर स्कूल तक पहुँच गई तो उनको कॉलेज में हमने दिया कि 12th पास करोगे तो पैसा देंगे, फिर 12th पास करेगी तो हमने बोला ग्रेजुएशन पास करो और पैसा देंगे, फिर मास्टर्स पास करो फिर पैसा देंगे, सिविल सर्विसेज में जाओ वहाँ पर पैसा देंगे, यूपीएससी में जाओ वहाँ पर पैसा देंगे। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ें। पैसे के लोभ में ही सही माँ बाप कम से कम पढ़ने तो दें, नहीं तो 12 वर्ष में 13 वर्ष में विवाह कर देते थे। तो हमने इससे मातृ मृत्यु दर भी कम किया है। क्यों नहीं सोच पा रहे हैं आप? शिशु मृत्यु दर में हमने सुधार किया है। योजनाओं के कई सारे छुपे हुए लक्ष्य होते हैं। बाल विवाह को हमने रोका है इस तरह की योजनाओं से। जिलेवार स्थिति क्या है? रोहतास में 73%, 70%, मुंगेर जैसे जिलों में महिलाओं की साक्षरता बेहतर है, जबकि सीतामढ़ी 51% और पूर्णिया में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। जरा डिटेल में समझिएगा।
रोजगार व आर्थिक स्थिति, जीविका कार्यक्रम, बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत 1.5 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। कार्यबल भागीदारी, महिला श्रम बल भागीदारी दर 15 से 20% के आसपास है, जो राष्ट्रीय औसत 25% से कम है। महिलाओं का श्रम बल में भी भागीदारी बिहार में कम है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां अपने यहाँ पर नहीं है। सरकारी में भागीदारी काफ़ी अच्छी खासी हो गई महिलाओं की, लेकिन प्राइवेट कंपनियों का अभाव के कारण सभी बिहार में महिलाओं की भागीदारी हमें कम दिखती है। उद्यमिता 7 निश्चय योजना के तहत महिलाओं को उद्यमियों को बढ़ावा दिया, उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि महिलाओं को कोई उद्योग धंधा शुरू करने के लिए हम वित्तीय सहायता देते हैं। राजनीतिक भागीदारी, पंचायती स्तर पर 2006 50% आरक्षण के बाद बिहार में 1 लाख से अधिक महिला पंचायतों में निर्वाचित हुई। भले वो प्रधानपति की अवधारणा हो, प्रधानपति मतलब पुरुष अपने पत्नी को खड़ा करके खुद ही राजनीतिक पर लाभ ले रहे हो, लेकिन है तो महिला नाम मात्र के लिए तो पहली बार बनी। उनका फोटो तो कम से कम चिपकाया होगा ना कि ये हमारी बीबी है, इनको आप वोट दो। नहीं तो पहले घूंघट उठा के फोटो नहीं खिंचवा के चिपका सकते थे। तो धीरे धीरे सब चीज़ बढ़ता है ना। तो जो जड़ था समाज में वो तो खत्म हुआ, जड़त तो थोड़ा सा ढीला हुआ। महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। 2043 में 28 विधायक हैं 2020 के चुनाव के हिसाब से। सामाजिक स्थिति, लैंगिक अनुपात 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर 2011 में, जो राष्ट्रीय औसत 943 से कम है, यानी कि लैंगिक अनुपात कम है अभी बिहार में। MMR यानी कि मातृ मृत्यु दर 149 है और 2020-21 तक घटी है, लेकिन राष्ट्रीय औसत 97 से अधिक है। अभी भी काफ़ी घटा है ये मातृ मृत्यु दर, लेकिन उसमें भी अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ज़्यादा है, जो और कम होना चाहिए। हिंसा और अपराध, NCRB द्वारा 22 के आंकड़ों के अनुसार बिहार महिलाओं के खिलाफ अपराध, दहेज, घरेलू हिंसा में वृद्धि देखी गई है। ये चीज़ जो है ये सबसे खराब चीज़ है, यही होता है कलंक। और ये हिंसा आने वाले समय में बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि महिलाएं घर से अब निकल रही हैं, तो वो चीज़ हम पुरुषों को बर्दाश्त नहीं होता है। हमें लगता है हाउ डेयर यू। समस्याएं, शिक्षा में कमी, सबसे बड़ी समस्याएं शिक्षा में कमी है। उच्च शिक्षा में नामांकन दर कम है, अभी भी 13% है। आप खुद ही गौर कीजिए, जब आप 10th में थे तो कितने सारी आपके साथ लड़कियां पढ़ रही थी जो 12th और ग्रेजुएशन तक गईं, उनको उतना ही अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जितना आपको मिला था। आर्थिक निर्भरता बहुत ज़्यादा है अभी भी उनका, घर पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं। अनौपचारिक रोजगार में महिलाओं की भागीदारी दर कम है। भूमि स्वामित्व में महिलाओं की हिस्सेदारी 13 से 15% है। सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, प्रतिशतात्मक समाज में महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है। दहेज प्रथा और बाल विवाह अभी भी प्रचलित है बिहार में। दहेज, आप भी सोच रहे होंगे कि SDM बन जाएंगे, DYSP बन जाएंगे तो एक बोरा लेंगे पैसा, फिर बाबूजी गांव घर में बोलते फिरेंगे कि मेरे बेटे को इतना रुपया मिला है दहेज में, है ना। आपको लगेगा आपको उससे इज्जत बढ़ी है। बैल में और आप में फिर कोई फ़र्क नहीं होगा। बैल के जैसे बोली लगती है, अब तो बैल भी नहीं बिकते हैं। हाथी के जैसे बोली लगती है ना घोड़े की, कि 20 लाख देंगे तो कोई बोलता 30 लाख देंगे, उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो दहेज प्रथा इतना ही ख़राब है। फिर आप मुझे बोलोगे कि अब महिलाओं को भी तो बेरोज़गार लड़कों से शादी करना चाहिए, आप भी लड़की के बिना मुंह देखे शादी कर लीजिए। मुंह मत देखिए कैसी है कैसी नहीं। इस डिबेट का कोई अंत नहीं होता है। जो खराब चीज़ है वो खराब चीज़ है, उसमें तर्क नहीं देना चाहिए। ठीक है। सुरक्षा और हिंसा, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, यौन उत्पीड़न की घटनाएं बहुत ज़्यादा है अभी तक। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच सीमित है। हालांकि मैंने पिछली बार देखा 112 डायल की जो गाड़ियां हैं, जो बिहार पुलिस में होंगे उनको पता होगा, वो गाड़ियां अब आजकल खूब टूर लगाती है गांव घर में, एक बार तो आ ही जाती है घूमने के लिए। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है बिहार में अभी भी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव पूर्व और बाद की देखभाल की अपर्याप्तता है अभी भी, और इसके कारण से मातृ मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। कुपोषण और एनीमिया, 50% से अधिक महिलाओं में एनीमिया और कुपोषण देखी जाती है। रक्त अल्पता है, कुपोषण है, भोजन सही से नहीं मिल पाता है, ये आंकड़ा कह रहा है। समाधान क्या है इसका? शिक्षा में सुधार करें, आर्थिक सशक्तिकरण करें, सामाजिक जागरूकता को फैलाएं, सुरक्षा को बढ़ाना, स्वास्थ्य सुरक्षा पर भी हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो बिहार बजट में और क्या क्या किया गया है? बिहार बजट में आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर 3 देखिए यहाँ पर 1.7 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। इसमें महिलाओं के लिए भी कई सारी योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 50% अनुदान और 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता महिलाओं को 1% ब्याज पर। महिला हाट का निर्माण, जिससे महिलाएं अपना सामान लाकर वहां पर बेच सकें। बिहार राज्य परिवहन निगम में 33% आरक्षण बस चालक और कंडक्टर के रूप में महिलाओं के लिए नौकरियों को तय किया गया। आप दिन भर मीम बनाते रहते हैं कि महिलाओं को गाड़ी चलाना नहीं आता, यहाँ बिहार सरकार उनको आरक्षण दे रहा है बस चालक और कंडक्टर के रूप में। बस में चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे?
कितनी सारी गलत चीज़ें हम अपने आस पड़ोस में फैला करके रखते हैं। एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, एनसीईआरटी में सोशल इशू में पूर्वाग्रह जो हमारे दिमाग में बनता है उस पर लिस्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि आप क्या क्या ऐसा पूर्वाग्रह बना करके बैठे हुए मन में। तो उस पूर्वाग्रह में ये भी पूर्वाग्रह है कि महिलाएं खराब ड्राइविंग स्किल होती है उनके पास में, मीम बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जिसको जितना ड्राइव करने दोगे वो उतना अच्छे से ड्राइविंग सीखता है। अब आप मौसम देख करके दिन निकाल करके उनको ड्राइविंग के लिए दोगे तब तो गाड़ी ठुकेगी ही। तो ये भी देखिए, यहाँ पर याद करने के लिए इतना कहानी सुनाता हूँ। राज्य परिवहन में 33% आरक्षण दिया जा रहा है उनको। शिक्षा और प्रशिक्षण, महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र, प्रमुख शहरों में महिलाओं को ड्राइविंग और परिवहन के प्रशिक्षण देना, छात्रवृत्ति की दर दोगुनी करने का भी प्रावधान रखा गया है। सामाजिक कल्याण, कन्या विवाह मंडप, हर पंचायत में गरीब लड़कियों की शादी के लिए कम शुल्क पर विवाह भवन बनवाया जा रहा है। संचालन महिलाएं स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा। सुरक्षा और सुविधाएं, पिंक टॉयलेट, पिंक बस सेवा, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण। जैसे मान लीजिए दरभंगा में कोई महिला का जॉब लगा बिहार एसआई में और वो रहने वाली है कहाँ की, तो पटना की रहने वाली है। अब उनको दरभंगा में कुछ घर चाहिए तो वो हॉस्टल होगा। कामकाजी महिलाओं के लिए, वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल बनाया, जो शानदार पहल होता है। महिला पुलिस कर्मियों के लिए आवास का निर्माण भी किया जाएगा। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल जो महिलाओं के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाएगा। 108 नए नगर चिकित्सा केंद्रों, मातृ स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बजट आवंटन, शिक्षा में 60,964 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य पर 20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं। कुल बजट का 16 से 18% महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर केंद्रित होगा। इसको जरूर चिपका दीजिएगा। जब भी बिहार में महिला से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाए तो वहाँ पर ये आंकड़ा दे मारिएगा कि बिहार में 16 से 18% जो बजट का पैसा है वो महिलाओं से जुड़े हुए योजनाओं पर खर्चा किया जाएगा। बाकी जो बच गया कितना परसेंट, 84 से कितना परसेंट, तो 84 से 82% के आसपास वो सारा का सारा पैसा आम बजट होगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? 56 मिनट हो गया। बिहार में ई गवर्नेंस के प्रयास, इसके बाद बिहार का खनिज संसाधन है। पूरा पढ़ेंगे, थकना नहीं है। 1 घंटा में ये 10 गो टॉपिक ऐसे रिवाइज किए जिनमें से सवाल पूछे जा सकते हैं। कम है का? बहुत है महाराज। देखिए क्या है ई गवर्नमेंट, किसको कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट कहा जाता है। सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नागरिकों को सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया होती है। यानी कि ये सरकार है और ये जनता जनार्दन है। इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कम्युनिकेशन के माध्यम से या कुछ भी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हों, इन दोनों के बीच की दूरियों को कम करना, सेवाओं को, सूचनाओं को आप तक, सेवा और सूचना बोथ, सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन दोनों अगर आप तक पहुंच रही है, उसी को हम ई गवर्नमेंट कह देते हैं। पिछली बार जब क्वेश्चन पूछा, मैंने एक बच्चे का आंसर शीट पढ़ा, उसमें डेफिनेशन ही नहीं लिखा था उसने। ऐसा अपराध ना करें। ई गवर्नमेंट अगर पूछा जाता सबसे पहले डेफिनेशन चिपका दे क्या होता है। बिहार में पिछले कुछ वर्षों में ई गवर्नमेंट को लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाया जा सके, नागरिकों तक सेवाएं आसानी से पहुंच सके और ट्रांसपेरेंसी अधिक हो, भ्रष्टाचार कम हो। जैसे आपने देखा होगा, मास्टर साहब लोग देख रहे होंगे वीडियो तो उनको पता होगा, मास्टर साहब लोगों को स्कूल जाते हैं तो उनको अटेंडेंस बनाना पड़ता है ऑनलाइन, और स्कूल छोड़ते हैं तभी बनाना पड़ता है। इससे क्या हुआ कि भाई ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। इससे क्या होगा? तो जिम्मेदारी तय की जा सकेगी, कौन आज स्कूल आए हैं, कौन नहीं आए हैं, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखा जा सकेगा। आचार्य चाणक्य ने बोला है कि सरकारी ऑफिसर स्वभाव से ही उसमें कुछ भ्रष्टाचार होता ही है। वो पानी में मछली के समान होते हैं, जो न चाहते हुए भी मछलियाँ जो है थोड़ा सा पानी पी ही लेंगी। तो भ्रष्टाचार पर कभी भी 100% लगाम नहीं लगाया जा सकता। आप अलग अलग माध्यमों के द्वारा उसको कम कर सकते हैं। ई गवर्नमेंट उसी का एक माध्यम होता है जिसके द्वारा भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक लगाम हो सकता है ना। ये मैंने आपको मास्टर साहब लोगों का एग्जाम्पल दिया है, और भी सभी जगहों पर इस प्रकार के एग्जाम्पल मौजूद है हमारे पास, जिसके कारण से क्या हुआ है, ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं बढ़ा है। जैसे एक और इसका उदाहरण क्या हो सकता है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र की, आपके खाते का ले लेते हैं और खाते में डायरेक्ट पैसा दे देते हैं। ठीक है। राइट टू पब्लिक सर्विसेज पोर्टल 2011 में बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत शुरू किया गया था। नागरिकों को आय, जाति, निवास, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। ये मिल जाता है गुरु, राइट टू पब्लिक सर्विसेज। राइट टू पब्लिक सर्विसेज, आपके पास अधिकार है।
ई शिक्षा कोर्स पोर्टल 2025 में अपडेटेड संस्करण शुरू हुआ है। शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति डिजिटल रूप से दर्ज करने के लिए, अभी जो मैंने मास्टर साहब लोगों का बोला वो यही है। मास्टर साहब लोग देखते हैं मेरा वीडियो, काफ़ी सारे बच्चे जो TRE से बने हैं, बहुत सारे मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं। बिहार SI के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। तो ठीक है, शिक्षा में पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ी है। ई विधान एप्लीकेशन 2021 में बिहार पहला राज्य बना जिसने विधान परिषद के लिए ई विधान को लागू किया। पहला राज्य था। पहला क्या था इसका कार्य? विधायी कार्य को डिजिटल करना, कागजी प्रक्रिया को कम कर देना विधानसभा में। लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन, ये पूछा गया है BPSC PT में, 69 BPSC PT में पूछा गया है। बिहार भू अभिलेख परिमाण निदेशालय ने जमाबंदी, दाखिल खारिज और भू नक्शा को ऑनलाइन कर दिया है। इस पोर्टल पर जाइए और अपना भूमि का नंबर डालिए और आपको भूमि का मैप मिल जाएगा। ई चालान सिस्टम को लागू किया गया है यातायात नियमों के उल्लंघन पर। बिहार लोक शिकायत निवारण प्रणाली को भी लॉन्च किया गया है। नागरिकों को शिकायत आप ऑनलाइन कर सकते हैं। 7 निश्चय योजना में भी डिजिटल पहल को लागू किया गया है। कॉल सेंटर और टोल फ्री भी शुरू किया गया है शिकायतों को सुनने के लिए। समस्याएं क्या हैं? डिजिटल साक्षरता में कमी, इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी कमी। कई बार मास्टर साहब लोग चढ़ के स्कूल के छत पे चढ़ के अपना अटेंडेंस बनाते रहते हैं क्योंकि नेट नहीं मिलता रहता है। तो ये समस्या भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। बुनियादी ढांचे की कमी है। भ्रष्टाचार और नौकरशाही, जागरूकता की कमी भी देखी गई। साइबर सुरक्षा और भाषाई बाधा भी कहीं न कहीं बना हुआ है। हमें हर चीज़ को भोजपुरी, मैथिली, अपनी जो स्थानीय भाषाएं हैं उसमें उपलब्ध करवाना पड़ेगा ताकि सभी तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। समाधान क्या है? तो जो समस्या है उसको उल्टा कर दीजिए। डिजिटल साक्षरता को बढ़ा देंगे, इंटरनेट और बिजली की सभी तक पहुंच करवा देंगे, बुनियादी ढांचे का विकास कर लेंगे, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, जागरूकता को बढ़ाना, साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है। साइबर सुरक्षा कैसे मजबूत होगा? तो डिजिटल साक्षरता के माध्यम से साइबर सुरक्षा मजबूत हो जाएगा कि किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन जब आप चलाएँ किसी भी चीज़ को तो सुरक्षित तरीके से चलाएँ। कोई भी ऐप उपयोग ना करें, जो सुरक्षित ऐप होते हैं उसी को उपयोग करें। सही जगह से ऐप डाउनलोड करें, सही जगह से मूवी वगैरह डाउनलोड करें, नहीं तो बैंक अकाउंट खाली। अब हम लोग बिहार का इस वाले वीडियो का सबसे अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे जिससे बिहार के BPSC एग्जामिनेशन में, TRE एग्जामिनेशन के P में, बिहार SI के PT मेंस में सभी जगहों पर सवाल पूछा ही पूछा जाता है। BPSC PT में, BPSC मेंस में गारंटी होती कि यहाँ से आएगा ही आएगा। तो इसको ज़रा अच्छे से करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। पॉइंट मैं आपको दे दूंगा ताकि आपका एग्ज़ाम में हल हो सके। पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है और ठीक है अपने यहाँ पर संसाधन कई सारे थे, लेकिन 2000 ईस्वी में हमारा डिवीज़न हो गया जिसके कारण हमारे कई सारे संसाधन अपने पड़ोस वाले राज्य में चले गए। बिहार में मौजूद प्रमुख खनिज संसाधन, उनके प्राप्ति स्थल। पाइराइट, पहला कौन सा हो गया? पाइराइट। रोहतास जिला, आमझौर और बंजारी क्षेत्र। बिहार देश के 95% पाइराइट को उत्पादित करता है। क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ? BPSC ने सवाल पूछा कि भाई साहब बिहार में इतने खनिज संसाधन हैं उनको मैप पर दिखाते हुए वर्णन कीजिए। उसके बाद बोला कि उनमें से किसी भी तीन का डिटेल में वर्णन करने के लिए। ये 67th का सवाल है। हाँ, 67th BPSC का सवाल है ये। जैसे ही मैंने बोला रोहतास, वैसे ही झट से दिमाग में चले जाना चाहिए। ऐसे मैप बनाया, ये बिहार में गंगा जी बह रही हैं, यहाँ पर है रोहतास, एक बार में कलम जाना चाहिए। जैसे ही मैंने बोला मुंगेर तो यहाँ पर जाना चाहिए झट से मैप पर। ये मैप प्रैक्टिस होना चाहिए। कैसे करेंगे प्रैक्टिस? कुछ नहीं करना है। बिहार के मैप सामने चिपका हुआ है, उसको बैठ करके घोड़ो, देखो बैठ करके। जिले में लगभग 109 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाइराइट पाया जाता है जिसका अनुमानित भंडार 40 करोड़ टन है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में होता है। H2SO4 अम्लराज कहा जाता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 अम्लराज, जो उर्वरक पेट्रोलियम इस्पात उद्योग में काम आता है। चूना पत्थर, ये रोहतास, कैमूर यानी कि भभुआ और मुंगेर जिले में पाया जाता है और इसका उपयोग सीमेंट, इस्पात, चीनी इन सब चीज़ों में होता है। सोना, जमुई जिला के करमटिया, झाझा और झाझा तो झारखंड में हो गया, झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर हो गया झाझा, इन सब एरिया में पाया जाता है। विवरण: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जमुई में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार है। हालांकि इसका वाणिज्यिक उत्पादन अभी भी शुरू नहीं हुआ है। मैग्नीज, मुंगेर, पटना और गया, मुख्य रूप से गया और मुंगेर में पाया जाता है। इस्पात उद्योग और बैटरी निर्माण में इसका भारी स्तर पर उपयोग होता है। मीका अवरख, ये कहाँ पर पाया जाएगा? तो ऐसे बना लीजिए मैप, जो भी बड़े खनिज वगैरह है ना वो दक्षिण बिहार में ही होंगे, पठारी भाग में होंगे।
उत्तर बिहार में खनिज वनिज कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर पाया जाता है? नवादा, गया और जम्मू में पाया जाता है ये। सिरामिक, शीशा, रिफैक्ट्री उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भी बड़े भारी स्तर पर इसका उपयोग होता है अभ्रक का। क्वार्ट्ज या सिलिका रेत, इसका भागलपुर, जमुई, मुंगेर और नालंदा। मुंगेर के खड़गपुर के इलाकों में 44.9 करोड़ टन क्वार्जाइट का भंडार है। उद्योग कांच उद्योग में उपयोग होता है। इसी प्रकार से मैग्नेटाइट भी है, बॉक्साइट भी है और चीनी मिट्टी भी भागलपुर और मुंगेर के एरिया में पाया जाता है। बॉक्साइट रोहतास से पाया जाता है, मैग्नेटाइट जमुई में पाया जाता है। अर्थव्यवस्था में योगदान को जरा अब हम लोग पढ़ेंगे। सवाल यही पूछा जाएगा आपसे, आंकड़े भी मैं आपको दूंगा, इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े दूंगा गुरु, ताकि एग्जाम में बिना आंकड़ों के आप इकोनॉमिक्स के सवालों को हल ना करें। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और सेवा क्षेत्रों पर आधारित है, लेकिन अपने यहाँ पर उद्योग में भी इसका योगदान है। औद्योगिक विकास, चूना पत्थर और पायराइट जैसे उद्योग कारण से सीमेंट, इस्पात और रासायनिक उद्योग को बढ़ावा मिलता है। रोहतास और कैमूर में सीमेंट के उद्योग राजस्व और रोजगार के प्रमुख स्रोत बने हुए, हालांकि कई सारे उद्योग बंद भी हो गए। रोजगार सृजन होता है, इससे राजस्व में वृद्धि होती है, आर्थिक विविधीकरण भी होता है। कृषि के अलावा भी हमारे पास कोई और स्रोत है जिससे हमें उत्पादन और राजस्व रेवेन्यू प्राप्त होता है। नवीनतम डेटा क्या है? जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार से सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 8.59 लाख करोड़ रुपए का था बिहार का। पिछले वर्ष की तुलना में 10.5% ज़्यादा की ग्रोथ भी हुआ है। इसमें उद्योग क्षेत्र का योगदान 21.5% रहा है, जिसमें खनिज आधारित उद्योग भी शामिल हैं। इसमें इंडस्ट्री का योगदान 21.5% रहा है। खनन और खनिज क्षेत्र की स्थिति 2022-23 में 3.9% से बढ़कर 23-24 में 4.2% होने का अनुमान लगाया गया है। सोना और मैग्नेटाइट जैसे नए खनिज भंडारों की खोज के लिए GIS ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के बीच में सहयोग भी बढ़ा है। निवेश और नीतियां, बिहार सरकार ने खनिज दोहन को बढ़ावा देने की खनन नीति को लागू किया है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी, आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया गया है। जमुई में सोने के खादान के लिए G4 स्तर की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जैसे ही ये नीलामी प्रक्रिया पूरी होगी उसका कॉमर्शियल उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। चुनौतियां क्या क्या है? तो बुनियादी ढांचे की कमी, नियामक मुद्दों के कारण से खनन उद्योग का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है, पर्यावरणीय मंजूरी और स्थानीय विरोध के कारण भी खनन परियोजनाओं में बाधा पहुंचता है। और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अपने पास खनिज उपलब्ध ही नहीं है, और ऐसे खनिज जो उद्योगों को स्थापित करने के लिए परम आवश्यक होता है वो कम पाए जाते हैं। जैसे कोयला नहीं है अपने यहाँ पर, कोयला किसी भी खनिज उद्योग की जान होती है, जान। और उसके अलावा आयरन नहीं है अपने पास, मेटालिक जो अलग अलग खनिज होते हैं वो हमारे पास नहीं पाए जाते, वो सब झारखंड में चला गया। आज का दूसरा वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। कितने सारे टॉपिक पढ़े हमने, एक बार देख लेते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। बिहार में जातिवाद की समस्या और राजनीति को पढ़ा हमने सबसे पहले। बिहार में उद्योगों की स्थिति को पढ़ा हमने। बिहार में एग्रीकल्चर, बिहार में मखाना बोर्ड पढ़ा है हमने। बिहार में 7 निश्चय पढ़ा है। बिहार में महिला सशक्तिकरण पढ़ा है। गठबंधन की सरकार पढ़ा है। ई गवर्नमेंट पढ़ा है। बिहार में मौजूद खनिज संसाधन पढ़ा है। 1 2 3 4 कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक मैंने आपको आज पढ़ा दिया है। बिहार का लगभग कल्याण हो गया है। क्या बाकी रहा? कुछ बाकी है, आपको याद होगा नहीं, मैं बता देता हूँ। बिहार में पर्यटन बाकी है, बिहार की नदियाँ बाकी है, सब करवाने की मैं कोशिश करूँगा। बिहार का भूगोल बाकी है, बिहार का भूगोल बाकी है। और क्या छूट गया? बिहार की कृषि नहीं हो पाई आज के वीडियो में। बिहार का कृषि यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट अधूरा रह गया। बिहार के एग्रीकल्चर बाकी रह गया है, उसको मैं ज्योग्राफी के साथ ही करवाऊँगा। 8 टॉपिक आज हमने पढ़े हैं, तो उसमें हम लोग अगले बार वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे? बिहार का पर्यटन, बिहार की नदियाँ, बिहार का भूगोल और एग्रीकल्चर। उसके साथ साथ और क्या पढ़ेंगे? आर्ट एंड कल्चर में, आर्ट एंड कल्चर जितने टॉपिक हैं उन सब का एक वीडियो में कल्याण करेंगे। एक दिन में इसरो और DRDO का कल्याण करेंगे हम लोग। एक दिन फिर बैठ करके पॉलिटी के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको 2-3 वीडियो में कल्याण कर लेंगे। इकोनॉमिक्स के 2-3 वीडियो में कल्याण कर लेंगे। इस प्रकार से हम लोग निपटाने की कोशिश करेंगे जिससे आपका रिवीजन हो जाए। बिहार एग्रीकल्चर बाकी रह गया, बिहार के नदियाँ, पर्यटन, एग्रीकल्चर और भूगोल को एक साथ हम लोग करेंगे, क्योंकि वो डिटेल टॉपिक है। एग्रीकल्चर से एक सवाल की गारंटी होती है। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो पसंद आया हो या कुछ सुधार करना चाहते हो तो ज़रूर ही बताएं। एक भी व्यक्ति देखेंगे तो ये वीडियो आएगा। ठीक है, धन्यवाद।